प्रशांत, आपके पास आना चाहूंगा, जरा जल्दी से यह बताइएगा कि अब पशुपति पारस करेंगे क्या? देखिए प्रणय, पशुपति पारस के सामने जो जितने ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शंस बंद पड़े हुए हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एनडीए छोड़ के कहीं जा सकते हैं। ऐसे में वो पटना आएंगे। जो हमारे पास जानकारी है कि आज इस्तीफा उन्होंने सुबह ही दे दिया था और उसके बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। उसके बाद वो सीधे पटना आएंगे। पटना में अपने पार्टी के तमाम नेताओं से, पूर्व सांसदों से, सबसे मिलकर बात करेंगे और बात करने के बाद उनके पास जो बीजेपी का सेकेंड ऑफर है उस ऑफर पर वो विचार विमर्श करेंगे। और एनडीए छोड़ने की कहीं से कोई उनके मंशा नहीं है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, पशुपति ने सीधे तौर पर यही तय किया है कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे, एनडीए में बने रहेंगे और भले ही अपनी नाराजगी वो जताते रहेंगे। प्रणय, बिल्कुल, नाराजगी जरूर जताते रहेंगे। रविंद्र का भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र, आपने प्रशांत को भी सुना। प्रशांत कह रहे हैं कि किसी भी हालत में एनडीए नहीं छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए नहीं छोड़ने जा रहे हैं तो फिर मीडिया कैमरों के सामने आके सार्वजनिक तौर पर नाराजगी और नाइंसाफी का इजहार क्यों? आखिर क्या कोई ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया पशुपति पारस को? प्रणय, पशुपति पारस अमित शाह से मिल लिए। उन्होंने अपनी बात रिपीट की कि हाजीपुर सीट हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, विनोद तावड़े से की, सबके सामने रख दिया। ऐसे में मीडिया के सामने एक विकल्प था अपने इमेज बचाने के लिए और जो अपनी कार्यकर्ता है उसके बीच में मनोबल बढ़ाने के लिए। दूसरा बात, बीजेपी के सामने एक था, एक लॉयल्टी, यानी पशुपति पारस काफ़ी लॉयल है एनडीए के प्रति या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, और दूसरी जनाधार वाले नेता थे चिराग पासवान। तो पार्टी ने जनाधार चूज किया और जो लॉयल्टी थी उसको ऑफर किया। जैसे रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति करते थे और पशुपति पारस बिहार की राजनीति करते थे। बीजेपी ने ऑफर दिया कि यहाँ चिराग केंद्र की राजनीति करे और आपका बेटा बिहार की राजनीति करे, उसको मंत्री बना दिया जाएगा। ये ऑफर अभी भी है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी उन्होंने जताई है क्योंकि उनके सहयोगियों का काफी दबाव था, परिवार का दबाव था। बिल्कुल, नई पीढ़ी और अगली पीढ़ी को मौका दिया जाए, ये कोशिश एनडीए लगातार कर रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास में, दोनों के पास में, लेकिन ये दो तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, आपको एनडीए से पहले बागी और अब एनडीए के दूसरे बागी, एनडीए के दो बागियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए से अलग हुए दुष्यंत चौटाला, जेजेपी अलग हुई और हरियाणा के अंदर जो सरकार है उसकी तस्वीर भी बदली क्योंकि मुख्यमंत्री से मनोहर लाल का इस्तीफा हुआ और उसके बाद नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने। ये एनडीए की पहली टूट या पहले बागी कहे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के दूसरे बागी के तौर पर अब पशुपति पारस भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मेरे सहयोगी प्रशांत कह रहे हैं कि फिलहाल एनडीए से अलग नहीं होने जा रहे हैं। प्रशांत, अगर एनडीए से अलग नहीं होने जा रहे हैं, पेच जो है हाजीपुर की सीट पर फंसा हुआ है। आपने प्रशांत को भी सुना, रविंद्र को भी सुना। रविंद्र कह रहे हैं कि जो सारा मामला है वो जनाधार का है और जनाधार चिराग पासवान के पास में। तो ऐसे में अपनी राजनीति को बचाने के लिए क्या कंसल्टेशन का ही प्रोसेस इस समय पशुपति पारस कर रहे हैं या कोई बैक चैनल, वो दरवाजा भी जो महागठबंधन की तरफ से उन्हें दिया गया है उसे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं? देखिए प्रणय, पशुपति पारस ने यह तय कर लिया है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, कि वो महागठबंधन से कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो महागठबंधन का दरवाजा भी नहीं खटखटाएंगे। यहाँ तक कि उनके पास जो सेकंड ऑफर है, जैसा रविंद्र बता रहे थे, जो सेकंड ऑफर है, जो उनके भतीजे प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में मंत्री पद देना, दूसरा है कि राज्यसभा या फिर गवर्नर का पद। तो इसके लिए पशुपति पारस लगातार वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं और वो कोशिश में लगे हुए हैं कि एनडीए से वो नाता ना तोड़ें और अपना जो बाकी के राजनीतिक जीवन है वो राज्यपाल के तौर पर निभाएं और अपने परिवार के जो भतीजे हैं। प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ में, रविंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ब्रह्म, जरा ये बताइएगा कि नीतीश कुमार की मुलाकात पशुपति पारस से होने के लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, क्या ये मुलाकात हुई है? क्या कोई जानकारी मिल पाई है इसको लेकर या अभी ये मुलाकात होने की संभावना भी है? बिल्कुल, देखिए प्रणय, हम बता दें अभी भी पशुपति पारस के रेजिडेंस पर मौजूद हैं हम और अंदर कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। जब हमने नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा इस पर अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और तमाम पार्टी के नेता भी हम उन्हीं से जानते हैं। मुझे ये बताइए कि श्रवण जी, नीतीश कुमार के साथ पारस जी की मुलाकात हुई? नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, ऐसी कोई मुलाकात नहीं है।
नीतीश जी से कोई मुलाकात। तो आगे का क्या रास्ता है? आगे का ही रास्ता है कि हमारी पार्टी का जनाधार पूरे बिहार में है और देश में है, और खास करके एक बड़ा आधार और जनाधार हमारा बिहार में है। हम लोग बिहार में चुनाव लड़ते हैं, हमारे 5 सांसद बिहार से ही जीत के आए थे। तो पूरे बिहार, सूबे बिहार की सारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, सब लोगों की बैठक और खास करके दलित सेना की बैठक 1-2 दिन में बैठक होगी पटना में या दिल्ली में। हम लोग बैठक करके पार्टी का अगला कदम क्या होगा, पार्टी का अगला एक्शन क्या होगा, यह पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में तय लड़ेंगे। चुनाव लड़ना तय है, कोई साधु की जमात थोड़ी है, कोई भजन कीर्तन करने के लिए संगठन और पार्टी थोड़ी चला रहे हैं। 5 साल में चुनाव आता है, हम आरजेडी के साथ जा रहे हैं? नहीं, यह ऐसा कोई तय नहीं है किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी के निर्णय के साथ पशुपति कुमार पारस जी जाएंगे और जनता मालिक के बीच जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। अंतिम न्याय जो होता है, जज जनता होती है, जज की भूमिका में जनता होती है। तो जज के बीच, बिहार की जनता मालिक के बीच जाएंगे, जनता मालिक फैसला करेगी। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे? बिल्कुल हिमालय की तरह अडिग है, हिमालय की तरह हमारा प्रण है, अडिग है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अभी बैठक होगी नीतीश जी के साथ? नहीं, नीतीश जी के साथ कोई बैठक का कोई तय नहीं है। हम लोग की पार्टी की बिल्कुल जाहिर तौर पर जो तमाम तेवर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ब्रह्म, आप बने रहिए हमारे साथ में। रविंद्र, आपने भी सुना जो पार्टी के नेता हैं वो किस तेवर के साथ में बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अगर चुनाव लड़ते हैं पशुपति पारस, उनकी पार्टी, तो ऐसे में एनडीए के लिए मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो तो बटेगा। देखिए, कुछ जो हालात बन रहे हैं विधानसभा चुनाव की तरह। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे जहां जदयू के उम्मीदवार थे, और उनके खिलाफ उन्होंने प्रचार किया। अगर वर्स्ट केस में जाए तो पशुपति पारस खुद हाजीपुर से चुनाव लड़के बाकी जो सीटें हैं वहां भी अपने उम्मीदवार खड़ा करके चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार करें, लेकिन बाकी वो एनडीए के साथ रहेंगे। जहां भी होगा एनडीए की रैली होगी, एनडीए के उम्मीदवार होंगे। एक विकल्प यही उनके सामने दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन में जाकर वो अपने जो परिवार का जो उनके साथ है उनका भविष्य, सियासी भविष्य खराब नहीं करना चाहेंगे, कतई नहीं, क्योंकि उनको पता है कि चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ आ सकते हैं तो भविष्य में उनके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, क्योंकि ऑफर अभी भी खुला है। बार-बार में बिल्कुल एनडीए में रहते हुए किस तरीके से ये फ्रेंडली फाइट हो सकती है। आप बने रहिए रविंद्र हमारे साथ में। लेकिन पशुपति पारस ने अपने इस नाराजगी के इजहार को करते हुए क्या कुछ कहा वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्योंकि देखिए एनडीए के अंदर 2 जो टूट हुई है, एक हरियाणा में हुई, दूसरी बिहार के अंदर अब देखने को मिल रही है। हालांकि पशुपति पारस ने यह साफ कर दिया है कि वो एनडीए के प्रति लॉयल रहे, लेकिन उनको नाखुशी है, उनके साथ नाइंसाफी हुई। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते हैं आपको। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। तो नाराजगी का इजहार करते हुए पशुपति पारस नजर आ रहे थे, जिन्होंने शिकायत की कि एनडीए की पूरी लगन से उन्होंने सेवा की, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि, पशुपति पारस ने एक तरीके से यह साफ कर दिया है कि अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, यानी अब जनता की अदालत के अंदर फैसला होगा, और एनडीए में रहते हुए भी वो चुनाव अगर लड़ते हैं तो बीजेपी या एनडीए एक बार फिर तय करेगा कि किसका दम है, जिसका दम होगा उसके साथ हम हो जाएंगे।
मुझे लगता नहीं, हो सकता है कि उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। देखिए, एक ही एनडीए से ही 2 कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं हाजीपुर से, ये संभव नहीं है। हालांकि अभी तक एनडीए की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, और दूसरी पक्ष से अभी से सिर्फ इनका बयान आया है, पारस का बयान आया है। तो क्योंकि एक सीट से 2 कैंडिडेट लड़े और ये बाद में फैसला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये उनकी तरफ से भी बयान है, लेकिन ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अब ये टक्कर होने वाला है, और हो सकता है कि थोड़ी देर में, आज या कल में, वो दूसरे दल का दामन थामे, क्योंकि उनके साथ लगातार आरजेडी के नेता संपर्क में है, लगातार कांग्रेस के नेता संपर्क में है कि उनको चुनाव लड़ाया जाए और उनके खिलाफ लड़ाया जाए, चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए। तो हो सकता है थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा कि बाकी क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी कि आखिर किसके साथ वो चुनाव लड़ेंगे। जब नॉमिनेशन करने जाएंगे उसके पहले तक बिल्कुल रवि, गठबंधन की राजनीति के अंदर पत्ते एक एक करके खुल रहे हैं, और देखना होगा कि कौन सा पत्ता बना रहता है, कौन सा पत्ता बिखरता है। Zee News.